हेलो एवरीवन, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर अड्डा 1-to-1 पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों की सीरीज चल रही है, एक प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, उसमें हमने 12 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं और ये हमारी करंट अफेयर की सीरीज चल रही है। मैं एक बार बता देता हूँ, करंट अफेयर की सीरीज हमारी 1000 क्वेश्चन तक रहेगी। ठीक है, टॉप 100 क्वेश्चन तक रहेगी। एसएससी जीडी के लिए, स्पेशल एसएससी जीडी के लिए है। इसके अलावा अन्य जो भी एग्जाम है उनके लिए भी हमारी करंट अफेयर बहुत ही यूजफुल रहेगी। तो अभी ये 20-20 क्वेश्चन करके मैं पार्ट बाय पार्ट करा रहा हूं। इसके बाद जो है सारे 1000 क्वेश्चन जो है आपको एक साथ मिल जाएंगे, वीडियो के रूप में मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको पीडीएफ के रूप में भी हमारे टेलीग्राम चैनल कैरियर अड्डा 1-to-1 पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमने कल जो क्वेश्चन किए थे, कल 20 क्वेश्चन किए थे, आज हम 20 के आगे बढ़ते हैं उसी सीरीज में। याद रखना @1000 करंट अफेयर क्वेश्चन हमारा ये सीरीज रहेगा। ठीक है, जो कि आपकी कहीं भी आपको नहीं पढ़ना है। मैं पहले ही बोल रहा हूं, आपको टाइम ज्यादा नहीं खपाना है। जो टाइम है वो आप अपने चारों सब्जेक्टों में दीजिए, यानी कि हिंदी में, मैथ में, रीजनिंग में और जीएस में दीजिए। बहुत ज्यादा टाइम आपके पास है नहीं, आपके पास 44 दिन बचे हैं। 44 दिन अपना जितना भी अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, सिलेबस के अनुसार जितना भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। राइट, तो हमारी चीजों को आप लोग समझ गए हैं। हमने बोला था कि 3 सीरीज हमारी चलेंगी, एक हमारा प्रैक्टिस सेशन। तो 12 प्रैक्टिस सेशन हो चुके हैं। जिन लोगों ने, जिन दोस्तों ने नहीं देखा है वो देख लें, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दें। वो हमारा कंटिन्यू चलेगा। कल परसों में हमारा प्रैक्टिस सेशन जो है, प्रैक्टिस सेट हमारा 13वां आ जाएगा, यानी 13 प्रैक्टिस सेट आ जाएगा। लेकिन ये भी हमारी सीरीज जो है इसी बीच में चलती रहेगी। आज हमारी जो ये करंट अफेयर की दूसरी क्लास है, 20 क्वेश्चन इसमें हम कराने वाले हैं। ये 20 क्वेश्चन नहीं होते हैं, ये आपकी क्लास में कम से कम 100 क्वेश्चन होते हैं। करंट अफेयर के 100 क्वेश्चन होते हैं, नाम के 20 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसको मैं बहुत ज्यादा इंटरलिंक करता हूं, अब जीएस के साथ भी इंटरलिंक करता हूं। और जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पहले के हैं, 2021 के हैं, या अभी बिल्कुल हाल फिलहाल के हैं, या सितंबर अक्टूबर, या बीच की जो टाइम रहा है मार्च अप्रैल, वहां तक के सारे क्वेश्चन को हमने कलेक्ट किया है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो इसी बातचीत के आगे हम लोग अपना आज सेशन स्टार्ट करते हैं, भोले बाबा का नाम लेकर। ठीक है, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, इससे पहले मैं बता देता हूं, जो है आपके दिख रहा होगा। ठीक है, आज का 21वां क्वेश्चन, यानी कि कल हमने 20 क्वेश्चन किए थे, 21वां क्वेश्चन आपको लोगों को दिख रहा होगा। और कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत की पहली जो है पंचायत, कल मैंने पूछा था भारत की पहली जो पंचायत है जो क्या है, कार्बन मुक्त है। तो उसका मैं आंसर बता देता हूं, कौन है। पल्ली पंचायत है, जम्मू कश्मीर की। तो कल का आंसर आप लोग सभी लोग नोट कर लेंगे, जम्मू कश्मीर की पल्ली पंचायत है। और 24 अप्रैल को हमारा प्रत्येक वर्ष जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और उसी दिवस के अवसर पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर गए थे और वहीं पर जो है पंचायती राज दिवस इस बार का मनाया गया था। राइट, हम लोग 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 21वां क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन के सामने है, दिख रहा होगा आप सभी लोगों को। ठीक है, दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया। तो यहां से हर बार, क्योंकि आज हम लोग देख रहे हैं कि महिलाएं जो है, हम लोग चाहे दूसरे देशों की बात करें या हम अपने देशों की बात करें, बहुत से बड़े बड़े पद पर जो है वो महिलाएं सुशोभित हैं। ठीक है, उनको जो जगह मिल रही है। ठीक है, तो उसी के संबंध में कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, और पिछले कई एग्जामों में हमारे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो जो जहां जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। तो यहाँ पे पूछा गया इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया। तो यहाँ पे देखिए, आप लोगों को नहीं पता है तो पहले से आप एलिमिनेट कर लेंगे। कमला हैरिस की बात करेंगे तो कमला हैरिस क्या है, वाइस प्रेसिडेंट है। क्या है, वाइस प्रेसिडेंट है, यानी कि ये क्या है, उपराष्ट्रपति हैं। कहाँ की है ये, तो ये यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट है। और कहाँ की है, यूएसए की है, तो ये नहीं होगा। इसके अलावा हमारा नीचे ऑप्शन दिया है सना मरीन। सना मरीन जो है फिनलैंड के प्रधानमंत्री हैं। कहाँ की है ये, फिनलैंड की प्रधानमंत्री। फिनलैंड की जो है ये क्या है, पीएम है। ठीक है, इसके अलावा नीचे दिया है जेस्टा केट लॉरेल अर्डन। ठीक है, अर्डन। ठीक है, तो इनके बारे में बात, जेसिंडा नाम है ये, जेसिंडा अर्डन। पूरा नाम याद नहीं करना है, जेसिंडा अर्डन नाम आपको याद करना है। तो ये जो है न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर है। कहाँ की है, न्यूजीलैंड। ओके, न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, अब बचा हमारे पास जो है एक ऑप्शन बचा। कौन सा ऑप्शन बचा, तो जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी जो है कहाँ की, जॉर्जिया मेलोनी है बेसिकली वो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, जैसे आपने सुना होगा अभी मिया मोटली नाम सुना होगा, मिया मोटली नाम सुना होगा। ठीक है, मिया मोटली नाम सुना होगा। तो ये जो है ये कहाँ की हेड है, तो मिया मोटली के बारे में बता देते हैं। एक देश है बारबाडोस। ठीक है, बारबाडोस, मिया मोटली जो है
बारबाडोस। मियां मोटली जो है बारबाडोस की क्या है, प्रधानमंत्री, बारबाडोस की क्या है, पीएम है, ठीक है। मियां मोटली बारबाडोस की पीएम है, ठीक है। इसके अलावा हम एक और बात कर लेते हैं। इसके अलावा जो है हमारे जो है कैटलिन नोवाक, इनसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कैटलिन नोवाक से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ओके। पिछले एग्जामों में कैटलिन नोवाक जो है हंगरी की राष्ट्रपति है। ये कौन है, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। हंगरी की जो है पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, हंगरी की पहली महिला क्या बनी है, पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। तो इनको भी आप लोगों को याद रखना, ओके, ठीक है, ओके, राष्ट्रपति, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं, आपने अभी सुना होगा रुचिरा कंबोज का नाम सुना होगा। ये भारत की है और यूनाइटेड नेशन में भारत का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि भारत की तरफ से भारत की प्रतिनिधि है जो यूनाइटेड नेशन में बैठती है। इनका क्या नाम है, रुचिरा कंबोज, ठीक है। क्या नाम है, रुचिरा कंबोज नाम है, ओके, रुचिरा कंबोज नाम है, राइट, ठीक है। रुचिरा कंबोज जो है ये कहां पर बैठते हैं, यूनाइटेड नेशन में भारत की प्रतिनिधि है, ठीक है। इसके अलावा अन्य जो भी हमारे बड़े बड़े आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े संस्थान है, ठीक है। जैसे मैं बात कर लेता हूं आईएमएफ की मैं बात करता हूं। आईएमएफ में कौन है, आईएमएफ की मैं बात कर लेता हूं। तो आईएमएफ के बारे में हम बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ में क्रिस्टीना जॉर्जिवा हेड है। कौन है, क्रिस्टीना, ठीक है, क्रिस्टीना जॉर्जिवा वहां की हेड है, ठीक है। क्रिस्टीना जॉर्जिवा जो है वहां की हेड है, ओके, ठीक है। इसके अलावा हम लोग यूनेस्को की बात कर लेते हैं। यूनेस्को में कौन है, यूनेस्को की बात कर लेते हैं। तो यूनेस्को में जो एक महिला हेड है, ठीक है, इनका क्या नाम है, आंद्रे अजूले। क्या नाम है, आंद्रे अजूले नाम है, ठीक है, आंद्रे अजूले नाम है, ठीक है, आंद्रे अजूले। वहीं पर हम यूनिसेफ की बात कर लेते हैं। यूनिसेफ की यूनाइटेड नेशन चाइल्ड फंड है, ठीक है। यूनिसेफ की बात कर लेते हैं तो यूनिसेफ में कौन है, कैथरीन रसेल है। कौन है, कैथरीन, ठीक है, कैथरीन रसेल है, ओके, राइट है। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं डब्ल्यूटीओ में। उस दिन हमने बताया था डब्ल्यूटीओ में कौन है, WTO, ठीक है। WTO का मतलब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना होती है 1995 में और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में, राइट। तो WTO की बात कर लेते हैं तो ओकोंजी इवेला है। क्या नाम इनका, ओकोंजी इवेला, ठीक है, नाकोजी ओकोंजी इवेला पूरा इनका नाम है और नाइजीरिया से ये बिलोंग करती है, ठीक। कहां से है, नाइजीरिया से, इवेला, ठीक है, नाकोजी इवेला, ठीक है, राइट। तो इतने लोगों को जो है, इतने जो नाम है, ठीक है, नाम तो काफी है, गीता गोपीनाथन है, ठीक है, अन्य भी नाम है, ठीक है, जुड़े हुए हैं। फिर वो बाकी के नाम जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब हम लोग आगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जॉर्जिया मेलोनी हो जाएगा आंसर, ठीक है। पहले का आंसर हो जाएगा जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22वां है। क्वेश्चन नंबर 22वां है, आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ क्या लिखा है, महिला एशिया कप 2022 क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब किस देश ने जीता है। तो महिला एशिया की बात कर लेते हैं तो ये 8वां महिला एशिया कप है, ठीक है। कौन सा है, 8वां महिला एशिया कप है, 8वां महिला एशिया कप है, 8वां महिला एशिया कप है, राइट। 8वां महिला क्या है, एशिया कप है, ठीक है, ओके, ठीक है। 8वां महिला एशिया कप 2022 का टूर्नामेंट है। इसका आयोजन अगर हम बात करेंगे, आयोजन की बात करते हैं तो कहां पर हुआ है, बांग्लादेश में। कहां पर हुआ है, तो आयोजन इसका हुआ है बांग्लादेश में, यानी कि होस्ट कंट्री जो है हमारी कौन है, बांग्लादेश है, ठीक है। अब यहां पर ये पूछा गया है ये खिताब किसने जीता है, तो सिंपल सी बात है, 2 टीमें रहेंगी आमने सामने। तो यहां पर 2 टीमें रही हैं, भारत, ठीक है, भारत और वर्सेस जो है श्रीलंका के बीच ये फाइनल खेला गया था, भारत वर्सेस श्रीलंका के बीच जो खेला गया था। और भारतीय महिला टीम ने बहुत डट के सामना किया, जबरदस्त एकदम, वो वैसे भी जबरदस्त लड़ती हैं, खतरनाक है भारतीय महिला टीम, ठीक है। तो भारत ने जो है श्रीलंका को हरा दिया, तो यहां पर जो है विजेता कौन हो गया, भारत हो गया, ठीक है। और श्रीलंका क्या हो गया, श्रीलंका जो है उपविजेता हो गया। तो ये तो महिलाओं की बात थी, महिलाओं की मैंने बता दी है कि होस्ट किसने किया, बांग्लादेश ने किया, आयोजन का हुआ बांग्लादेश में हुआ। और 8वां संस्करण था, 8वां महिला एशिया कप था 2022 का, और जीता किसने है, भारत ने जीता। और याद रखना, भारत जो है अभी तक सबसे ज्यादा, महिलाओं में पूछे या पुरुषों में पूछे, सबसे ज्यादा एशिया कप जीतने वाली टीम है, ठीक है, राइट, क्लियर हो गया। तो ये चीजें जो है आपको याद रखनी है। अब हम वही पुरुष एशिया कप की बात कर लेते, तो ये भी 2022 में ये था 15वां, तो 15वां पुरुष एशिया कप की बात करते हैं, 15वां पुरुष एशिया कप, ठीक है, 15वां पुरुष एशिया कप की बात करते हैं। तो इसका आयोजन कहां हुआ,
तो आयोजन की हम बात कर लेते हैं। आयोजन हुआ था कहां पर? यूएई में हुआ, यूएई में हुआ आयोजन हुआ, यूएई में। और होस्ट कंट्री की बात करते हैं, यानी मेजबानी किसने की थी? तो श्रीलंका ने की थी। किसने की थी? मेजबानी की थी। मेजबानी जो है किसने की थी? श्रीलंका ने की थी। ओके, श्रीलंका ने की थी मेजबानी। ओके, अब इसमें भी हुआ क्या? भारत तो खैर इसमें बाहर हो गया था, ठीक है, भारत फाइनल तक नहीं पहुंच पाया था। लेकिन जो ये मैच खेला गया था, तो ये मैच खेला गया था श्रीलंका में फाइनल की बात कर रहा हूं। श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच ये फाइनल मैच खेला गया था, पाकिस्तान के बीच खेला गया था, राइट। तो इसमें याद रखना है श्रीलंका जो है विजेता रही है। तो पुरुष एशिया कप की 2022 की बात की जाए, पुरुष एशिया कप 2022 की, तो उसमें विजेता रही है श्रीलंका और उप विजेता रही है पाकिस्तान। उप विजेता कौन रही है? उप विजेता जो है, उप विजेता है वो कौन रही है? पाकिस्तान रही है। अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं T20 वर्ल्ड कप। अभी आपने देखा था पुरुष T20, 8वां पुरुष T20 वर्ल्ड कप हुआ था। 8वां पुरुष T20 वर्ल्ड कप हुआ, 8वां पुरुष T20 वर्ल्ड कप हुआ था। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो आयोजन की अगर हम बात करेंगे, आयोजन की बात करेंगे तो आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, राइट। यानी कि मेजबानी किसकी थी? ऑस्ट्रेलिया की। इसमें क्या हुआ था कि फाइनल भारत इसमें जो है सेमीफाइनल में बाहर हो गया था, या टॉप 4 में जो है जाके इंग्लैंड से भारत हार गया था। और फाइनल जो ये है खेला गया था किसके बीच? तो इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेला गया था। ये किसके बीच फाइनल खेला गया था? इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेला गया था। तो इंग्लैंड इस सीरीज में जो है, यानी कि T20 वर्ल्ड कप जो 2022 का हुआ, विजेता हुआ। और उप विजेता की बात करते हैं, उप विजेता की बात करते हैं, तो उप विजेता कौन हुआ? पाकिस्तान हुआ था। उप विजेता जो है पाकिस्तान हुआ था, ठीक। उप विजेता पाकिस्तान हुआ था, राइट। और विजेता जो हुआ था इंग्लैंड हुआ था, ठीक है, क्लियर हो गया। और आप लोगों को सभी को पता है कि 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप आने वाला है, ठीक है। 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप आने वाला है और इसका आयोजन कहां होगा? इसका आयोजन भारत में होगा। ओके, क्लियर हो गया। इसके अलावा 2021 में भी T20 वर्ल्ड कप हुआ था और उसको जीता था ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था वो 2021 वाला, और कहां हुआ? तो यूएई में हुआ था और भारत की मेजबानी में हुआ था। लेकिन कोविड के चलते जो है उसको स्थान दे दिया गया था यूएई, ठीक है। और वहां पर पिछले साल जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ओके, तो याद रखना T20 वर्ल्ड कप जो है वो ऑस्ट्रेलिया पिछले वर्ष का विजेता रहा है और इस वर्ष 2022 की अगर हम बात करते हैं तो जो है इंग्लैंड विजेता रहा, राइट। क्लियर हो गया, ये हमारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन के सामने क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2022 को उज्जैन के किस ज्योतिर्लिंग में नवनिर्मित श्री महाकाल लोक कॉरिडोर का प्रथम चरण का उद्घाटन किया? देखो, हमारे भारत में कितने कॉरिडोर, कितने ज्योतिर्लिंग है? तो भारत में जो है, भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग है। क्या है? भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग है, यानी कि भोले बाबा के स्थान है, 12 ज्योतिर्लिंग है, ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। और कुछ ही आपको एक साल पहले, यानी कि 2021 की मैं बात कर रहा हूं, 2021 में शायद आपको पता हो, नहीं भी पता होगा तो मैं बता रहा हूं, 2021 में जो है बाबा काशीनाथ जो है, बाबा काशीनाथ, मैं लिख देता हूं, काशीनाथ कॉरिडोर जो है बनाया गया था। काशीनाथ कॉरिडोर जो है बनाया गया था, ओके, बनारस में। कहां पर बनाया गया है? वाराणसी में, ठीक है। कहां पे बनाया गया? वाराणसी में। तो उसी की तर्ज पर, यानी कि अब सिंपल सी बात है, यहाँ बाबा जी का स्थान है, भोले बाबा का स्थान है, नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे। आपने देखा होगा ये कॉरिडोर का मतलब क्या होता है? कॉरिडोर का मतलब होता है एक अच्छी कनेक्टिविटी देना। होता क्या है कि जैसे मंदिर होता है, मंदिर परिसर जहां पे होता है तो बहुत पतली पतली गलियां होती है, लोगों को बहुत हैरानी होती है। तो डायरेक्ट जो घाटों से लोग जुड़े होते हैं पतली पतली गलियों के द्वारा आते हैं, लेकिन जब कॉरिडोर बन जाता है तो एक बहुत बड़ा एरिया क्रिएट कर दिया जाता है और उस एरिया से डायरेक्ट जो है मंदिर परिसर पर आ जाते हैं। उसमें बहुत ज्यादा श्रद्धालुओं को असुविधा नहीं होती है, राइट, क्लियर हो गया। तो उसी तर्ज पर, यानी कि जैसे काशीनाथ कॉरिडोर, यानी बाबा विश्वनाथ काशीनाथ कॉरिडोर बोल दें या बाबा विश्वनाथ, ठीक है, एक ही बात है, वाराणसी के जो है, तो उसी के तर्ज पर जो है यहां पर बनाया गया उज्जैन में। और उज्जैन में जो कौन है? महाकाल, बाबा महाकाल है। तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? महाकालेश्वर। आंसर इसका हो जाएगा महाकालेश्वर। तो महाकालेश्वर में भी क्या है? पहले चरण का जो है उद्घाटन कर दिया गया है, नवनिर्मित, ठीक है, यहाँ पे कॉरिडोर बनाया जा रहा है। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी जो है एक शिवलिंग जो है उसका भी निर्माण किया गया है उज्जैन में, ठीक है, राइट, क्लियर हो गया, सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए, ओके, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का 24/7 यानी कि कंटिन्यू चलने वाला, 24/7 का मतलब क्या है कि 24 घंटे होते हैं और दिन 7 होते हैं,
तो 24 घंटे और 7 दिन बराबर जो है सौर ऊर्जा से चलने वाला, ठीक है, सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला गांव किसे घोषित किया है? तो याद रखना भारत का सबसे पहला गांव कौन घोषित हो चुका है, मैंने कल भी बताया था। इसका आंसर मैं जल्दी में करा गया था, ऐसे बताते बताते इसका आंसर हो जाएगा गुजरात का मोढेरा गांव, यानी ऑप्शन नंबर जो है पहला इसका हो जाएगा गुजरात का मोढेरा गांव। याद रखना सौर ऊर्जा जो है हमारे भारत में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का जो निर्माण है वो राजस्थान करता है, ठीक है, राजस्थान टॉप पर है। अगर राज्य की बात करेंगे तो राजस्थान जो है सौर ऊर्जा के मामले में सबसे टॉप पर है, ओके, ठीक है। वहीं पर ये बात की गई है सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला गांव की बात की गई है, तो गुजरात का मोढेरा गांव है, ओके, राइट, क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन है? सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का एयरपोर्ट, सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का एयरपोर्ट, सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट, भारत का पहला एयरपोर्ट, ठीक है, एयरपोर्ट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये कोच्चि एयरपोर्ट हो जाएगा। क्या कौन सा हो जाएगा? कोच्चि यानी केरल का, ठीक है, कोच्चि एयरपोर्ट हो जाएगा, ठीक है, कोच्चि एयरपोर्ट, एपी का मतलब है एयरपोर्ट हो जाएगा, ओके, क्लियर है। तो हम लोग कहीं ना कहीं जो है रिन्यूएबल एनर्जी को कंटिन्यू बढ़ावा दे रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोप 21 में जाके ये बोला था कि हम 2070 तक जो है कार्बन उत्सर्जन को क्या करेंगे? जीरो कर देंगे। तो कार्बन उत्सर्जन जीरो करने का मतलब ही क्या हुआ? कब हमारा कार्बन उत्सर्जन जीरो होगा? जब हम ज्यादातर डिपेंड होंगे किस पे? रिन्यूएबल एनर्जी पर डिपेंड होंगे। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी में वो एनर्जी आती है जिसको हम खर्च करने के बाद फिर से उनको जो है बना सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में सौर ऊर्जा होती है, ज्वारीय ऊर्जा होती है, पवन ऊर्जा होती है, भूतापीय ऊर्जा होती है, बायोगैस होती है। ये सारी जितनी भी ऊर्जाएं होती हैं ये हमारी सारी रिन्यूएबल एनर्जी होती है। क्योंकि अभी हम जो है टोटल जो ज्यादातर डिपेंड है किस पे है? पेट्रोलियम एनर्जी पर है, यानी कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पर है, कोयला एनर्जी पर है। कोयले से हमारे यहाँ सबसे ज्यादा विद्युत बनाई जाती है, ठीक है। यही कारण है कि हम लोग एथेनॉल का भी प्रयोग कर रहे हैं और 2023 तक जो है हम लोग जो पेट्रोल है, पेट्रोल में 20% एथेनॉल का जो है लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे, राइट। तो ये सारे पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं। हम बता रहे हैं कि जितना भी मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूं एग्जाम में सॉलिड आता है और सॉलिड ही फंसेगा, ओके। मैं बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़ाता हूं कि हर चीज मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें आपकी पूरा बुकलेट भरवाऊं, ऐसा कुछ नहीं। मेन टॉपिक आपको पढ़ने हैं, मेन सॉलिड पॉइंट आपको टिक करने हैं, उसी को रिवीजन करना है और बस एग्जाम में पढ़ के चले जाना और बस एग्जाम को फोड़ देना, राइट, क्लियर है। बस हमारे साथ जुड़े रहिए, आपका साथ बना रहे, बाद बाकी ऊपर वाला जो है भगवान है और माता पिता का आशीर्वाद है, सब अच्छा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है हाल ही में किसे वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया? देखो साहित्य का नोबेल का एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाई है। शॉर्ट ट्रिक कैसे लिखेंगे आप लोग? शॉर्ट ट्रिक लिख लीजिए। शॉर्ट ट्रिक में क्या लिखना है? शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। क्योंकि देखिए ये नोबेल पुरस्कार जो हर साल आते हैं और इनका जो अनाउंसमेंट होता है वो अक्टूबर महीने में कर दिया जाता है। अक्टूबर के जो पहला वीक होता है उसी में अनाउंसमेंट कर दिया जाता है और इनका जो वितरण होता है वो वितरण जो है कब किया जाता है? दिसंबर में किया जाता है। और ये दो तरह से वितरण होता है। एक जो होता है स्वीडिश जो है विज्ञान एकेडमी जो होती है, स्वीडन की विज्ञान एकेडमी, वो वितरण करती है, वो 5 नोबेल जो है वितरण करती है। शांति को छोड़कर जितने भी 5 अन्य होते हैं उनका वितरण करती है। इसके अलावा जो शांति का नोबेल होता है वो ओस्लो यानी कि जो आपकी नॉर्वे की जो साइंस एकेडमी है वो इसका जो है वितरण करती है। यानी कि जो ये हमारा शांति का नोबेल है ये हमारा स्वीडन में नहीं वितरित होगा, ये कहां पे होगा? ये हमारा नॉर्वे में होगा। नॉर्वे यानी ओस्लो की जो साइंस एकेडमी है उसके द्वारा वितरण किया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर हम आप लोगों से कहें कि आपको साहित्य लिखना है तो साहित्य आप लिखोगे तो क्या मिलेगा? अर्न करोगे। अर्न क्या करोगे? पैसा अर्न करोगे। तो साहित्य लिखो और अर्न करो। तो शॉर्ट ट्रिक में क्या है? साहित्य लिखो और अर्न करो। साहित्य लिखो और क्या करो? साहित्य लिखो और क्या करो? अर्न करो। अर्न का मतलब है पैसा कमाओ, ठीक है, अर्न करो, ठीक है। तो अर्न से ही जुड़ा हुआ है एनी अर्नॉक्स। क्या जुड़ा है? एनी अर्नॉक्स जुड़ा है। एनी अर्नॉक्स जो है इनको जो है साहित्य का नोबेल इस बार का दिया गया है, ठीक है। बाद बाकी जो है अन्य जो नाम है अगर हम बात कर देते हैं, अब्दुल रज्जाक गुरनाह यहाँ पे नाम दिया गया है। तो ये 2021 में इनको साहित्य का नोबेल दिया गया था, 2021 में। बाद बाकी बात कर लेते हैं ओल्गा टोकारजुक। तो ओल्गा टोकारजुक भी जो है बहुत ही बेहतरीन राइटर है पर इनको नहीं दिया गया है, ठीक है। इन दोनों को याद रखना। एनी अर्नॉक्स को ये 2022 का साहित्य का नोबेल है और 2021 का किसे दिया गया? अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया। और ये जो शांति का नोबेल दिया जाता है कहां पर दिया जाता है? ओस्लो में दिए जाते हैं, राइट, क्लियर है, 10 दिसंबर को, राइट, क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 है, चलिए एक बार मैं देखो कैटेगरी लिख देता हूं, नोबेल की कैटेगरी, ठीक है। यहां पर नोबेल की कैटेगरी लिख देता हूं। नोबेल की कैटेगरी कौन कौन सी है?
नोबल की कैटेगरी देखो, नोबल की कैटेगरी कौन कौन सी है, नोबल की जो श्रेणी है, नोबल पुरस्कार की श्रेणी है, नोबल पुरस्कार की श्रेणी, नोबल की श्रेणी, ठीक है, नोबल की श्रेणी, यहां पर नोबल पुरस्कार लिख लेना, नोबल पुरस्कार की श्रेणी, ठीक है, नोबल पुरस्कार की श्रेणी। तो पहले नंबर पे किसको दिया जाता है, चिकित्सा का होता है, ठीक है, पहले नंबर पे जो है चिकित्सा का होता है, ठीक है, ओके। दूसरे नंबर पे भौतिकी होता है, दूसरे नंबर पे क्या होता है, भौतिकी होता है, ठीक है, भौतिकी होता है, भौतिकी भी कर लिया, ठीक है। इसके अलावा हमारा तीसरे पे रसायन होता है, क्या होता है, रसायन होता है, रसायन होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारा चौथा जो होता है, चौथा क्या होता है बताइए, अर्थशास्त्र का होता है, किसका होता है, अर्थशास्त्र का होता है, ठीक है, अर्थशास्त्र का होता है। फिर इसके अलावा हमारा शांति का होता है, इसके अलावा किसका होता है, शांति का होता है। एक हमारा होता है साहित्य का होता है, एक हमारा किसका होता है, साहित्य का। तो साहित्य का हम पीछे कर चुके हैं, साहित्य का होता है, ठीक है। इसमें सबसे बाद में जो जोड़ा गया था वो अर्थशास्त्र का नोबल जोड़ा गया था 1968 में, जो है अर्थशास्त्र। शुरुआत में जो है केवल 5 कैटेगरी ही दी जाती थी, यानी ये दिया जाता था, ये दिया जाता था, ये और ये और ये, बाद में जो है अर्थशास्त्र का नोबल जोड़ा गया। अब यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि विलुप्त होमिनिस और मानव विकास, विलुप्त होमिनिस और मानव विकास, विलुप्त होमिनिस और मानव विकास की जीनोम, ये जो खोज की गई, ये खोज के बारे में बताया जा रहा है, ये खोज की गई है मानव विकास के जीनोम से संबंधित खोजों के लिए वर्ष 2022 का चिकित्सा का नोबल, चिकित्सा का नोबल किसे दिया गया है, किसे प्रदान किया गया, ठीक है। तो स्वीडन के ही एक वैज्ञानिक है, स्वीडन के ही वैज्ञानिक है। तो इसका क्या क्या लिखेंगे, इनके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक लिख लेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या लिखेंगे, शॉर्ट ट्रिक ये रहेगी, चिकित्सा 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 में चिकित्सा में चिकित्सा में स्वांते का मानव विकास, चिकित्सा में स्वांते का मानव विकास, चिकित्सा में स्वांते का मानव विकास, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चिकित्सा हो गया, कैटेगरी चिकित्सा हो गया, और स्वांते हो गया, स्वांते पाबो, इनका पूरा नाम है स्वांते पाबो नाम है, ठीक है, इनका नाम है पूरा स्वांते पाबो नाम है, ओके, क्लियर हो गया। स्वांते पाबो जो है, और इन्होंने किसके संबंध में, तो मानव विकास के संबंध में जो है ये खोज की थी, चिकित्सा में स्वांते का मानव विकास, चिकित्सा में स्वांते का मानव विकास। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक हो गई, इसको आपको कर लेना है। केवल एक ही लोगों को दिया गया है चिकित्सा का नोबल इस बार, तो ये कर लेंगे, स्वांते पाबो हो जाएंगे। और ये कहां से बिलोंग करते हैं, ये भी आपको नोट करना है, कई बार ये भी पूछ लेते हैं कहां से, तो ये स्वीडन से ही बिलोंग करते हैं। कहां से करते हैं, स्वीडन से बिलोंग करते हैं, राइट। बात बाकी इसमें कोई आंसर नहीं है। हाँ, नीचे अगर हम बात करते हैं कि डेविड जूलियस करके नाम लिखा है, तो ये नहीं है, ये पिछले साल जो है चिकित्सा का नोबल इनको दिया गया था, 3 लोगों को पिछले साल दिया गया था, लेकिन इस बार जो है चिकित्सा का नोबल जो है केवल एक ही लोगों को दिया गया है, स्वांते पाबो को दिया गया है। किसके लिए दिया गया है, तो मानव विकास जीनोम से संबंधित जो है उसके संबंध में दिया गया, राइट, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, निम्न में से किसे बैंकों और वित्तीय, देखिए मैंने जानबूझ के ये भाषा लिखी आपको ताकि सरल हो सके। क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन में ही एक आंसर छिपा हुआ है, वो आंसर ये है कि जितने भी हमने नोबल पुरस्कार, जितनी हमारी 6 कैटेगरी है, उसमें ये पॉइंट डलवा दिया है कि ये किस क्षेत्र में नोबल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, क्लियर है। और जिसमें नहीं लिखवाया है उसमें हम बताएंगे। तो निम्न में से किसे बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध करने, तो अब सिंपल सी बात है, बैंक वित्तीय, तो अर्थशास्त्र का नोबल बनेगा जाके, है ना। तो अर्थशास्त्र का नोबल 2022 का है, और किसके संबंध में है, बैंकों और वित्तीय संकटों, यानी अभी जो कोविड का काल रहा है, कोविड के समय जो है बैंकों की स्थिति के बारे में बताया है, बैंकों की इंपॉर्टेंसी के बारे में बताया है इन वैज्ञानिकों ने कि बैंक जो है कितनी जरूरी रही है हमारे कोविड के समय में, कितनी रेलिवेंट रही है, उनके बारे में जो है ये शोध किया है। तो ये जो है 2022 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को दिया, फर्स्ट मैं ये बता देता हूं, 3 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को दिया गया है, 3 लोगों को दिया है। और याद रखा जो भी नोबेल पुरस्कार होते हैं, बेसिकली इनकी शुरुआत जो हुई थी 1901 से हुई थी, 1901 से हुई थी, और कभी भी इनको याद रखना अब मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। इसमें 1 करोड़ क्रोनर होते हैं, राशि की मैं बात कर लेता हूं, जो स्वीडिश क्रोनर होता है, 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर राशि के रूप में दिया जाता है। इसके अलावा मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है, 3 लोग भी हो सकते हैं, 3 संस्थाएं भी हो सकती है, कुछ भी है, ठीक है, उन लोगों को दिया जाता है, राइट, क्लियर है। तो अब यहां पे देख लेते हैं क्या नाम लिखा है, एक लिखा है बेन बर्नाके, डगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एंड डायबविंग और जोशुआ डी एंग्रिस्ट। जोशुआ डी एंग्रिस्ट को बेटा कट कर दो, जोशुआ डी एंग्रिस्ट को क्या कर दो, कट कर दो। मैं जितना बोल रहा हूं इसको मतलब कट कर दो, तो कट कर दो। इसका मतलब ये हुआ जोशुआ डी एंग्रिस्ट जो है ये 2021 वाले हैं, 2021 में भी जो है 3 लोगों को दिया गया था, ठीक है। तो अब ये 3 लोग हैं, तीनों लोगों को क्या दिया गया है, इस बार का जो है अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया, ठीक है। और इसमें ये पूछा गया किसको नहीं दिया गया, यहां पर क्या है, नहीं दिया गया है, तो इसमें किसको नहीं दिया, जोशुआ डी एंग्रिस्ट। इसका आंसर ये हो जाएगा, लेकिन हम लोगों को याद इनके तीनों के नाम, मैं शॉर्ट ट्रिक बना देता हूं, शॉर्ट ट्रिक
आप लोग याद रख लेना, क्योंकि ये जो अंग्रेजी नाम होते हैं और बड़े मुश्किल से याद होते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए शॉर्ट ट्रिक इसमें कैसे बनेगी, तो कैसे बनेगी, बेन ने डायमंड खरीदा फ्लिपकार्ट से और गायब हो गया, है ना। बेन ने क्या किया, बेन ने डायमंड खरीदा, इसको यहां से बेन से डायमंड से जोड़ो और इसको यहां से जोड़ दो और इसको यहां से जोड़ दो, ठीक है, राइट, क्लियर हुआ। अभी मैं इसको फिर से दिखा दूंगा, है ना। तो क्या शॉर्ट ट्रिक बनेगी, बेन ने डायमंड खरीदा, राइट, बेन ने डायमंड फ्लिपकार्ट से खरीदा, बेन ने डायमंड फ्लिपकार्ट से खरीदा, फ्लिपकार्ट से खरीदा, राइट, फ्लिपकार्ट से खरीदा, ओके, और फिर क्या हो गया, और गायब हो गया, क्या हो गया, गायब हो गया और गायब हो गया, ठीक है। जैसे भैया अब एक बात बताओ, उसको तो डायमंड मिला, करोड़ों का काम है, आपको अगर नॉर्मल चांदी मिल जाए, सोना मिल जाए तो आप लोग भी गायब हो जाओगे, तो उसको क्या मिल गया, डायमंड मिल गया। तो डायमंड जो है, और उसको कैसे मिला, फ्लिपकार्ट से मिल गया, और कौन है, बेन है, बेन को डायमंड कहां से मिल गया, फ्लिपकार्ट से, और जैसे ही मिला वैसे ही फरार, गायब। तो आपको क्या करना है, बेन से हो जाएगा बेन एस बर्नाके, बेन से क्या हो जाएगा, बेन एस बर्नाके, और डायमंड से हो जाएगा डगलस डब्ल्यू डायमंड्स, और फिलिप से क्या हो जाएगा, फिलिप एस डायब बिंग, यानी कि यहां पे दो नाम जुड़े हैं, फिलिप भी जुड़ जाएगा और गायब का मतलब यहां पे डायब बिंग, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये शॉर्ट ट्रिक अपनी नोट कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, और भी हमारे क्वेश्चन है, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये पूछा गया है, नोबल शांति पुरस्कार जो है 2022 रूस यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन के साथ साथ किस एक व्यक्ति को दिया गया। इसका मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो तो यहाँ पे जो है संगठन है, दो यहाँ पे क्या है, संगठन, और वो संगठन कैसे है, मानवाधिकार संगठन है। दो कैसे संगठन है, मानवाधिकार संगठन है, और मानवाधिकार संगठन कहाँ के हैं, तो रशिया के हैं, यूक्रेन के। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, शांति लिखा है, तो शांति किसको चाहिए वर्तमान में, रूस को भी चाहिए शांति और यूक्रेन को भी चाहिए शांति। किसको चाहिए, रशिया को भी चाहिए और रशिया को भी चाहिए और यूक्रेन को, क्योंकि दोनों लड़ रहे हैं, और जहां पे लड़ाई होती है वहीं लोगों को उनको क्या चाहिए, शांति चाहिए। तो हम लोग इस पे शॉर्ट ट्रिक एक बना देते हैं, क्या बना देंगे, ठीक है। तो बिल्ली के, ठीक है, यहां पे बनाएंगे बिल्ली की मेमोरी में लिबर्टी की तस्वीर, क्या है, बिल्ली की मेमोरी में लिबर्टी की तस्वीर, ठीक है, बिल्ली की मेमोरी में लिबर्टी की तस्वीर, ठीक है। तो अब देखो, मैं पिछले साल के भी नोबल बताता जा रहा हूं, इसलिए बताता जा रहा हूं क्योंकि जीडी है, एसएससी जीडी है, ये कहीं से भी पूछ लेते हैं, काफी पीछे जाके भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो अभी तो पहले 2022 के देख लो, मैं 2021 का भी इसमें बता दूंगा। बिल्ली की मेमोरी में, तो बिल्ली यहां से क्या है, बिल्ली से मतलब है एलेस बियालित्स्की, बिल्ली से मतलब क्या है, बिल्ली से यहां जोड़ देंगे, ये बिल्ली जोड़ देंगे, ठीक है, यहां पे हम लोग बिल्ली जोड़ देंगे, ठीक है। मेमोरी जो है ये एक मानवाधिकार संगठन है, मेमोरियल, ये मेमोरी से हो जाएगा मेमोरियल, ठीक है, ये रूस का एक मानवाधिकार संगठन है, मेमोरियल, ठीक है, मेमोरियल, इसका नाम क्या है, मेमोरियल, ठीक है, ओके, मेमोरियल, ठीक है। और यहां पर लिबर्टी है, तो सिविल लिबर्टी, ये कहां का है, तो ये तो रूस का है, ये तो रूस का मानवाधिकार संगठन हो गया, और ये जो है सिविल लिबर्टी मानवाधिकार संगठन है, किसका है, सिविल लिबर्टी जो मानवाधिकार संगठन है, ये किसका है, सिविल लिबर्टी, ये कहाँ का है, तो ये यूक्रेन का है, कहाँ का है, तो ये यूक्रेन का है, ठीक है, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे दो हमारे हो गए जाके, ये लिबर्टी जो हो गया, ठीक है, और ये मेमोरियल हो गया, ये तो दो संस्थान हो गए, और बिल्ली से जो है हमारा क्या हो गया, एलेस बियालित्स्की। तो कैसे याद रखेंगे कि बिल्ली की मेमोरी में क्या, बिल्ली की मेमोरी में लिबर्टी की तस्वीर, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। तो क्लियर हो गया। वहीं पे देखो एक नाम लिखा है मारिया रेसा, नाम दिख रहा है आप लोगों को, मारिया रेसा। तो मारिया रेसा जो है पिछले बार शांति का नोबेल मिला था, ठीक है, मारिया रेसा को जो है पिछले बार की हम बात करते हैं, तो मारिया रेसा दो लोग थे, मारिया रेसा थी और इनके साथ थे दमित्री मुरातोव, क्या नाम था इनका, दमित्री मुरातोव नाम था इनका, दमित्री मुरातोव नाम था, ओके, राइट, क्लियर है। तो इन दो लोगों को 2021 का शांति का नोबेल, ये 2021 का शांति की, यानी कि मारिया ने मुरातोव को मारा, इस तरह से इसकी शॉर्ट ट्रिक थी पिछले साल की, ओके। खैर इससे हमें मतलब दोनों का क्लियर हो गया। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, देखिए, हाल ही में वर्ष 2022 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है कितने वैज्ञानिकों को दिया गया। सिंपल सी बात है, भौतिकी का नोबेल जो है 3 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को दिया गया है, 3 लोगों को दिया गया। इनके तीनों के नाम अभी आगे आपको मिलेंगे और उसमें हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है। कितने लोगों को दिया गया, 3 लोगों को दिया गया। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए ये आ गया हमारा 3 लोग वाला जो है क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है भौतिकी का नोबेल जो है दिया गया। याद रखना जो हमने केमिस्ट्री का नोबेल दिया था, केमिस्ट्री का नोबेल जो दिया है उसमें रसायन के नोबेल में याद रखना है कि 3 लोग उसमें है और 3 लोगों को जो है क्लिक केमिस्ट्री के लिए, किसके लिए, जो उन्होंने खोज की है क्लिक केमिस्ट्री के लिए जो है उनको दिया गया। अब यहाँ पे चलते हैं भौतिकी का नोबेल जो है प्राप्त करने वाले व्यक्तियों तथा संबंधित देशों के उचित क्रम को बनाना है। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो अगर हम बात करते हैं पहला बात करते हैं तो एलन आस्पेक्ट है। एलन आस्पेक्ट जो है ये कहाँ हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे ऑस्ट्रिया से, ठीक है। एलन आस्पेक्ट हो जाएंगे ऑस्ट्रिया से। और जॉन क्लोजर हैं, जॉन क्लोजर जो है ये यूएसए हो जाएंगे, यूएसए हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं एंटोन जिलिंगर, जिलिंगर जो हो जाएंगे फ्रांस हो जाएंगे। तो तीसरे का है, तीसरा ही हो जाएगा। तो क्या बनेगा, ए का 2 बनेगा, ए का 2 बनेगा, ठीक है। और बी का क्या बनेगा, बी का जो है हमारा क्या बनेगा, बी का फर्स्ट बनेगा, बी का फर्स्ट बनेगा, सी का थर्ड बनेगा। ये कहीं आपको दिख रहा है, ए का 2, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड, ये दिख रहा है। चलिए अब इस पे हम शॉर्ट ट्रिक बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, तो एलन ने जॉन को मारा, एलन ने जॉन को जलाया। क्या शॉर्ट ट्रिक बनेगी, एलन ने जॉन को, किसको, एलन ने जॉन को जलाया, एलन ने जॉन को जलाया। और वैसे भी ये ट्रिक जो है आप आसानी से याद कर लेंगे। एलन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एलन आस्पेक्ट हो गया। क्या हो गया, एलन आस्पेक्ट हो गया। जॉन, एलन का मतलब हो गया एलन आस्पेक्ट। जॉन का मतलब क्या हो गया, तो जॉन का मतलब हो गया जॉन क्लोजर हो गया, जॉन का मतलब हो गया जॉन क्लोजर हो गया। और जलाया का मतलब क्या हो गया, जलाया से जिलिंगर हो गया। क्या हो गया, जलाया से जिलिंगर। तो तीनों क्लियर हो गए। अब बताओ इससे बेटर और इससे बढ़िया आपको शॉर्ट ट्रिक कहां मिलेगी, है ना। बहुत ही सिंपल ट्रिक थी ये भौतिकी की। एलन ने जॉन को जलाया, एलन का मतलब क्या है, एलन एस्पेक्ट है। जॉन का मतलब हो जाएगा जॉन क्लोजर और जलाया का मतलब है जिलिंगर, एंटोन जिलिंगर, राइट। और तीनों देशों को आपको मैंने क्लियर भी कर दिए हैं। अब हम एक चीज और बता देते हैं। कई बच्चे सोचते हैं सर अपने देशों के बारे में भी बता दीजिए कि हमारे यहाँ, तो मैं कुछ बात कर लेता हूँ। देखिए हमारे यहाँ अगर नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं, नोबेल की बात कर लेते हैं, तो नोबेल पुरस्कार जो है, नोबेल पुरस्कार इनकी शुरुआत जो हुई थी 1901 से हुई थी। 1901 से एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल, राइट। तो अल्फ्रेड नोबेल जो है उनकी डेथ हो जाती है और वो अब बोल के जाते हैं, मतलब पहले ही बोल देते हैं कि देखिए हमारी जो डेथ हो जाए और जो भी हमारा पैसा है ना, तो उससे जो है अन्य जो आने वाले वैज्ञानिक हैं, ठीक है, उनको जो है एक प्रकार का सम्मान दिया जाना चाहिए। तो अल्फ्रेड नोबेल ने जो है डायनामो की खोज की थी, राइट। तो 1901 से ये प्रारंभ हो गया था, 1901 से ये प्रारंभ हो गया था। और पहले नोबेल की अगर हम बात करते हैं, पहला नोबेल जो मिला था, पहला नोबेल किसको मिला था, तो पहला नोबेल मिला था, पहला नोबेल वैसे कई लोगों को मिला था, लेकिन एक जो नाम है सबसे पहले आता है शांति में, तो वो था फ्रेडरिक पैसे नाम था। क्या नाम था इसका, फेडरिक, ठीक है, पैसे नाम था, फेडरिक पैसे नाम था इस व्यक्ति का नाम था। और जो है पैसे वाला, वो पैसे मत समझना, PASSY है, राइट, अपना रुपए वाला पैसे मत समझना, ठीक है। तो सबसे पहला इनको दिया गया था, ओके। 1901 से ही प्रारंभ हुए थे। अब हम भारत की स्थिति की बात कर लेते हैं। भारत में पहला किसे मिला, तो भारत में पहला जो नोबेल मिला था, भारत में पहला नोबेल मिला था, वो मिला था कब, 1913 में। और ये भारत में ही नहीं पहला मिला था, ये एशिया का पहला नोबेल जीतने वाले व्यक्ति थे। किसको दिया गया था, तो रविंद्र टैगोर को दिया गया, रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया। किसको दिया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। और बेसिकली इनकी एक रचना थी जिसका नाम था गीतांजलि। किसके लिए दिया गया था, तो गीतांजलि के लिए दिया गया था। और गीतांजलि जो है ये इनकी रचना थी, बहुत ही बढ़िया। तो इसका मतलब जब ये कुछ लिख रहे हैं तो हमने क्या बताया, साहित्य में लिखो, अर्न करो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, किसमें मिला था, इनको साहित्य में मिला था, ठीक है। देखिए वैसे तो हमारे भारत में 9 लोगों को मिल चुका है अगर हम भारतीय मूल की प्रॉपर बात करते हैं, लेकिन अगर हम केवल भारत के लोगों की बात करेंगे तो केवल 5 ही लोग हैं जिनको नोबेल अभी तक मिला है। तो पहले रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। दूसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं, दूसरे नंबर पर है तो ये CV रमन है। क्या नाम इनका, वैज्ञानिक थे CV रमन, और इनको भौतिकी का नोबेल दिया गया था 1930 में दिया गया था। तीसरे की अगर हम बात करते हैं, तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं, तो तीसरे व्यक्ति थे, यहां पर हम तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं, तो तीसरे व्यक्ति हो जाएंगे कौन, मदर टेरेसा। कौन हो जाएंगे, मदर तेरेसा है ना, मदर टेरेसा को कब दिया गया था, 1979 में दिया गया था। और इनको किसमें दिया गया, शांति में दिया गया, शांति का नोबेल दिया। और इनको किसमें दिया गया था, भौतिकी का, इनको किसमें दिया गया था, भौतिकी का नोबेल दिया गया था, ठीक है। फिर इसके बाद 1998 आते हैं। 1998 में जो है अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया, किसको दिया गया था, अमर्त्य सेन को दिया गया था, अमर्त्य जो है सेन को दिया गया था, अमर्त्य सेन को। और किसके संबंध में दिया गया था, तो अर्थशास्त्र के संबंध में दिया गया था, अर्थशास्त्र, ठीक है,
अर्थशास्त्र के संबंध में जो है इनको नोबेल दिया गया, अर्थशास्त्र के संबंध में नोबेल। फिर वहीं पर आ जाते हैं, तो कितने हो गए, 4 लोग हो गए। 5वें लोग की अगर हम बात करते हैं, 5वें लोग, तो 5वां दिया गया था कैलाश सत्यार्थी को। किसको दिया गया था? कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था, ठीक है, कैलाश सत्यार्थी को दिया गया। कैलाश सत्यार्थी को कब दिया गया था? 2014 में। और किसके क्षेत्र में दिया गया था? तो शांति बचपन बचाओ आंदोलन जो है इन्होंने किया था, बच्चों के संबंध में इन्होंने बहुत बड़े स्तर पर काम किया। अब वहीं पर ये बात कर लेते हैं, महिला कौन थी विश्व में पहली महिला? तो मैडम क्यूरी थी, 1903 में दिया गया था। मैडम क्यूरी जो थी, मैडम क्यूरी, ठीक है, इनको फिजिक्स में जो है नोबेल मिला था। मैडम क्यूरी जो है रेडियो एक्टिव जो हमारे जो तत्व होते हैं उनके संबंध में जो है इनको दिया गया था। मैडम क्यूरी के फर्स्ट नोबेल विनर रही है, पहली महिला रही है, ओके, 1903 में साइंस के क्षेत्र में इनको दिया गया था, राइट, क्लियर हो गई। इसके अलावा भारतीय मूल के भी कई लोग हैं, भारतीय मूल के, जैसे अभी हाल में लास्ट रिसेंट में आपने 2019 में देखा होगा कि जो है अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया। उनकी पत्नी भी थी साथ में, एस्टर डुप्लो, उनको नोबेल दिया गया था, ठीक है। वेंकट कृष्णा रमन थे केमिस्ट्री का। हरगोविंद खुराना जो है उनको भी दिया जा चुका है मेडिसिन के क्षेत्र में, राइट, पर वो भारतीय मूल के हैं, मतलब भारत के मूल से रहे, लेकिन बाद में नागरिकता जो है अमेरिका में कोई रहने लगा जाके, कोई इंग्लैंड में रहने लगा, लेकिन प्रॉपर ये जो 5 लोग हैं ये भारत से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने पॉइंट पर, आ जाते हैं। पॉइंट हमारा जो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हम लोग कर देंगे सेकंड आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकंड आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 32, वीपो ग्लोबल, वीपो का मतलब है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसको अगर हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? विश्व, वर्ल्ड यानी विश्व, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। क्या बोलेंगे? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसको बोलेंगे, राइट। तो वीपो के द्वारा ये इंडेक्स हर साल जारी किया जाता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की जो रैंक क्या रही है? 132 देशों में, 132 देश, टोटल 132 देशों का आंकड़ा लिया गया है और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो है भारत की रैंक। अब कई लोग पूछेंगे कि ये इनोवेशन क्या होता है। देखो, इनोवेशन का मतलब होता है नवाचार, यानी कि सबसे नवाचारी देश कौन है। जैसे अब मैं यहीं पे आप लोगों को पढ़ा रहा हूं चीजें और बहुत ही ट्रिक के साथ चीजें बताऊं और आप लोगों को आ भी जाए दिमाग में, बहुत जल्दी जम जाए, तो ये मेरा क्या, ये मेरा इनोवेशन है। ये मैं नए तरीके से यानी नवाचारी होकर जो है आपको पढ़ा रहा हूं, राइट, और आपको वो चीज क्लियर हो रही। ऐसे ही यहाँ पे है कि देश दुनिया में सबसे नवाचारी देश कौन रहा है और भारत जो है वहां पर क्या स्थान रखता है, राइट। तो यहाँ पर भारत की ही रैंक पूछी गई है, तो मैं बता देता हूँ भारत की रैंक यहाँ पे क्या है, 40 है, ठीक है। भारत की रैंक हो जाएगी 40। पिछले वर्ष की अगर हम बात करते हैं, 2021 की बात करते हैं, भारत में 2021 में भारत जो है क्या स्थान रहा था, तो 46 रही थी रैंक। क्या रही थी? 46 रही थी। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि टॉप पर कौन रहा है इसी इंडेक्स के तहत, जो है शीर्ष पर कौन सा देश है शीर्ष पर। तो शीर्ष की अगर हम बात करते हैं तो स्विट्जरलैंड है, सबसे नवाचारी जो है स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड है, ठीक है, स्विट्जरलैंड, ओके, स्विट्जरलैंड है, ठीक है, स्विट्जरलैंड है। अब देखो ये तो हो गया हमारा वर्ल्ड के स्तर पर, लेकिन एक हमारे अपने भारत के स्तर पर भी होता है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स बाय द नीति आयोग। वो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। वहां पर क्या चेक किया जाता है? वहां पे स्टेटों को चेक किया जाता है कि कौन सा स्टेट है वो सबसे ज्यादा नवाचारी है, ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। आगे बढ़ जाए भैया, ठीक है, आप लोग आज्ञा देंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? हाल ही में भारत का कौन सा राज्य अपनी जनजातियों को विश्वकोश एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द ट्राइबल जारी करने वाला पहला राज्य बन गया? अब यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पे ऐसे उत्तर प्रदेश छोड़ के तीनों ऐसे स्टेट हैं जहां पे ठीक ठाक मात्रा में जनजाति पाई जाती है, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर क्या करेंगे? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने अपनी जनजातियों के संबंध में एक इंसाइक्लोपीडिया जो है उसको क्या किया है? बनाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा हो जाएगा। ये ओडिशा वही है जहां पर महानदी बहती है, ठीक है, जिस राज्य में महानदी बहती है, और वहां पर एक बांध भी बना है, हीराकुंड बांध बना है, और बहुत ही लंबा बांध बना है, ठीक है, बहुत ही लंबा बांध बना। और याद रखना जो है उड़ीसा अभी भी हमारे भारत का ये ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा कच्ची सड़कें हैं। क्या है? सबसे ज्यादा कच्ची सड़कें, ओके, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 आ जाते हैं। 34 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे? अब ये देखो तीसरी बार क्वेश्चन हो रहा है ना, हमारे सेशन में तीसरी बार हो रहा है, तो इसको ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और आर वेंकट रमणी जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर वेंकट रमणी जो है इसका आंसर हो जाएगा। और के वेणुगोपाल जी का जो है इन्होंने स्थान लिया है। और ये किस क्रम के बने हैं? तो ये 16वें क्रम के बने हैं। कौन? 16वें। पहले क्रम की अगर बात करते हैं तो MC सीतलवाड़ थे, ये भी मैं बता चुका हूं, पहले क्रम के थे MC सीतलवाड़, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो
मनोज मुकुंद नरवाणे किए गए हैं या दलवीर सिंह सुहाग किए गए हैं या मनोज पांडे किए गए हैं? तो ये तो आपको पता है, मनोज पांडे जो है अभी आर्मी चीफ है, आर्मी के हेड है, और दलवीर सिंह सुहाग और ये जो है पहले आर्मी के चीफ रह चुके हैं। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? अनिल चौहान हो जाएगा। अनिल चौहान जो है बेसिकली क्या है, अभी भारत के दूसरे सीडीएस बने हैं, भारत के दूसरे सीडीएस बने हैं। ओके, अनिल चौहान जब सीडीएस नहीं बने थे, इससे पूर्व में जो है ये पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर थे। कौन थे? पूर्वी कमान के कमांडिंग ऑफिसर थे। ठीक है, पूर्वी कमान कहां पर है? तो कलकत्ता में। पूर्वी कमान के क्या थे? पूर्वी कमान के कमांडिंग ऑफिसर थे। ठीक है, कमांडिंग ऑफिसर थे, राइट, कमांडिंग ऑफिसर थे। ओके, ठीक है, ये चीजें। अब हम पहले सीडीएस की बात करें, सीडीएस का सृजन कैसे हुआ? तो ये सीडीएस का सृजन होता है, मैं बता देता हूं कि ये सृजन होता है, मैं बताता हूं कि अगस्त 2019 और ये होता है 15 अगस्त 2019। 15 अगस्त 2019 को जो है नरेंद्र मोदी जी, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी, पीएम मोदी, ठीक है, पीएम मोदी जी, ठीक है, पीएम मोदी जी क्या करते हैं? लाल किले की प्राचीर से, कहां से? लाल किले की प्राचीर से अनाउंस करते हैं कि एक सीडीएस का पद बनाया जाएगा। क्या करते हैं? लाल किले की प्राचीर से सीडीएस पद के लिए अनाउंस कर। सीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ डिफेंस स्टाफ होता है। क्या होता है? चीफ डिफेंस स्टाफ होता है। और 1 जनवरी 2020 को 1 जनवरी 2020 को जो है भारत के पहले सीडीएस बनते हैं। भारत के पहले सीडीएस बनते हैं। भारत के पहले सीडीएस होते हैं। सीडीएस कौन होते हैं? जनरल बिपिन रावत होते हैं। कौन होते हैं? जनरल बिपिन रावत होते हैं। ठीक है, उत्तराखंड से इनका संबंध था, जनरल बिपिन रावत। ठीक है, जनरल बिपिन रावत होते हैं। और अनफॉर्चुनेट जो है पिछले साल नवंबर महीने में ही इनका निधन हो गया था। कुन्नूर के पास, तमिलनाडु, जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं वहां पर जो है हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था और इनकी जो है अचानक जो है डेथ हो गई थी। बड़ी ये दुखदाई घटना थी और बहुत ही अच्छे हमारे जनरल रहे थे और उन्होंने जितना कार्यकाल सीडीएस के रूप में काम किया, बहुत ही बड़े स्तर पर काम किया। ठीक है, और ठीक है, अब इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जनरल बिपिन रावत को जो है 2021 का जो दिया, 2022 का जो है पद्म विभूषण दिया गया है। 2022 का क्या है? 2022 का पद्म विभूषण दिया गया। किसको? जनरल बिपिन रावत को। जनरल बिपिन रावत को दिया गया। जनरल बिपिन रावत को दिया गया। ठीक है, जनरल बिपिन रावत को दिया गया। ओके, क्लियर है। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं हमारे यूपी में जो है मैनपुरी में जनरल बिपिन रावत के जो है वो आर्मी कॉलेज है, वहां पर जो है इनके नाम से ही आर्मी कॉलेज का नाम कर दिया गया। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि सीडीएस का पद काम कैसे करेगा, इसके बारे में भी बता देता हूं। सीडीएस का पद कैसे काम करेगा, देखिए ये हो गया सीडीएस। 4 स्टार होता है। कितना स्टार होता है? 4 स्टार होता है सीडीएस। 1, ठीक है, 2, ठीक है, 3, ठीक है, 4, ठीक है, ये 4 स्टार होता है। अब होता क्या है, इसके अंडर में तीनों सेनाएं काम करेंगी। इसके अंडर में तीनों सेनाएं, यानी कि यहां पर हो जाएगी थल सेना हो जाएगी, थल सेना, और इधर हो जाएगी जल सेना, ठीक है, और इधर हो जाएगी वायुसेना। इधर क्या हो जाएगी? वायुसेना। खैर, इनका सबका अपना अपना एक ऑफिसर होगा। इनका अपना ऑफिसर होगा, इसको जनरल बोलेंगे, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? जल सेना क्या बोलते हैं? जल सेना के जनरल को क्या बोलते हैं? एडमिरल बोलते हैं, राइट। तो ये एडमिरल हो जाएगा, ठीक है, और वायुसेना का भी अध्यक्ष हो जाएगा। तो इन तीनों अध्यक्षों के ऊपर काम करता है सीडीएस। ऊपर काम करता है कौन? सीडीएस करता है। ओके, फिर क्या होता है? सीडीएस जो होता है, सीडीएस मुख्य रूप से किसका? रक्षा मंत्री का सलाहकार होता है। किसका होता है? रक्षा मंत्री। सीडीएस का काम क्या होता है? पहला तो काम ये होता है इन तीनों सेनाओं के ऑफिसरों को कमांडिंग करना। दूसरा काम होता है रक्षा मंत्री को क्या करना? रक्षा मंत्री को सलाह देना। क्या करना? सलाह देना, ठीक है। दूसरा एक काम ये भी हो जाता है, ये प्रधानमंत्री को भी सलाह दे सकता है, पीएम को भी सलाह दे सकता है, ठीक है, पीएम को भी सलाह के रूप में काम कर सकता है। तो ये इसका काम होता है, राइट। तो बड़ा काम होता है। तो समझ गए हो, पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत और दूसरे सीडीएस जो है अनिल चौहान बन गए। ओके, क्लियर है। आई थिंक कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा अनिल चौहान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 36 है, आपकी स्क्रीन के सामने क्या कह रहा है? वर्ष 2022 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो कई बार क्वेश्चन हो चुका है, इसका डायरेक्ट हम आंसर ही कर देते हैं। आशा पारिक, ठीक है। आशा पारिक जी को जो है वर्ष 2022 का 52वां, ये किस क्रम का है? तो 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, 52वां, ठीक है, 52वां। और किस सन का है? तो 2020 का है। किस सन का है? 2020 का है। वहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं 51वां की बात करते हैं, 51वां यानी 2019 का किसे दिया गया? तो रजनीकांत को दिया गया। किसको दिया गया? रजनीकांत को दिया गया, ठीक है। वहीं पर अगर हम 48वें की बात कर लेते हैं, सॉरी, अगर वहीं पर हम 50वें की बात करते हैं, 50वां जो है 50वां
2018 का, ये किसे दिया गया है? तो अमिताभ बच्चन को दिया गया। किसको दिया गया है? अमिताभ बच्चन को दिया गया, अमिताभ बच्चन को। ठीक है, तो ये सारे जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? तो 1969 से होती है। कब से होती है? 1969 से। पहला अगर हम दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करते हैं, पहला तो पहला दिया गया था देविका रानी को। किसको दिया गया है? देविका रानी जी को दिया गया। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर सब रही है, पहली एक्टर, ठीक है, भारतीय सिनेमा के पहली एक्ट्रेस, एक्टर नहीं बोलेंगे, एक्ट्रेस माना गया। वहीं पर अगर हम पुरुष की बात करते हैं, पुरुष में पहला किसे दिया गया? पुरुष में पहला दादा साहब फाल्के किसे दिया गया है? तो ये दिया गया पृथ्वीराज कपूर को। किसको दिया गया है? पृथ्वीराज कपूर को दिया गया। ठीक, पृथ्वीराज कपूर। अब ये दादा साहब फाल्के है कौन? तो दादा साहब फाल्के जो है फिल्म जगत के, इनको पितामह बोला जाता है, फिल्म उद्योग का पितामह बोला जाता है दादा साहब फाल्के। आपको याद होगा राजा हरिश्चंद्र फिल्म, याद है आपको? राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली फिल्म है, लेकिन बोलती फिल्म नहीं है। ठीक है, भारत की पहली मूक फिल्म है, 1913 में रिलीज हुई थी और ये दादा साहब फाल्के ने ही इसमें काम किया था, दादा साहब फाल्के ने। ठीक है, तो इसीलिए दादा साहब फाल्के जो है ये फिल्म जगत का इनको पिता बोला जाता है। इसके अलावा दादा साहब फाल्के के बारे में ये कह देता हूं कि ये जो पुरस्कार दिया जाता है दादा साहब फाल्के, ये भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। ये कोई प्राइवेट पुरस्कार नहीं होता है कि निजी पुरस्कार हो, ये भारत सरकार का होता है, भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। स्पेशल देखना, इसमें जो है कोई मंत्री या राष्ट्रपति जो होते हैं वो देते हैं, और सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। राइट, ठीक है, क्लियर है? ओके, सूचना प्रसारण मंत्रालय जो भारत सरकार का है वो देता है। अब ये कैसे व्यक्तियों को दिया जाता है? तो ये ऐसे एक्टर, एक्ट्रेस जो भी बॉलीवुड में काम करने वाले, या जो भी भारतीय सिनेमा का मतलब केवल बॉलीवुड नहीं है, भारतीय सिनेमा का मतलब बंगाली फिल्में भी हैं, मराठी फिल्में भी हैं, तमिल फिल्में भी हैं, है ना। जो भी अच्छा काम करने वाला होता है, ठीक है, जिसका बहुत बड़ा योगदान है भारतीय सिनेमा में, तो उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अब आलिया भट्ट आके कह दे, आके भैया हमको भी दे दो, वरुण धवन आके कह दे हमको दे, अरे आप लोगों ने अभी क्या योगदान दिया है? राइट, तो इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि बड़े दिग्गज लोगों को दिया जाए। इसका मतलब इनका जो है एक उत्कृष्ट योगदान है, कई सालों में इन्होंने भारतीय सिनेमा में एक उत्कृष्ट योगदान दिया। राइट, तब जाके इनको जो है दादा साहब फाल्के मिलता है। ओके, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, सारी चीज क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। 37 क्या है? हाल ही में किस मंत्रालय ने जलदूत ऐप, तो जलदूत है, यहाँ पे जलवायु परिवर्तन ये सब नहीं करना है, इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय पंचायती राज। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय पंचायती राज, इसके मंत्री जो है गिरिराज सिंह है। ठीक है, ग्रामीण विकास और पंचायती राज के, और इसी के द्वारा जो है क्या है, जलदूत ऐप जो है लॉन्च किया गया है। ओके, क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो, जल शक्ति मिशन 2019, जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, ओके, हर घर जल अभियान जो जल शक्ति मिशन के तहत है, 2024 तक जो है भारत सरकार को अचीव कर लेना है। ठीक है, ओके, हर घर जल से नल मुक्त जिला कौन घोषित हो? बुरहानपुर हो गया है। अगर भाई हम बात कर लेते हैं, राज्य की बात करते हैं, हर घर नल से जल मुक्त भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो गोवा बना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है रिवीजन की है, मैं बोल देता हूं, आप लोग इसको रिवीजन के तौर पे याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है 38 में सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? सैफ का मतलब हो जाएगा साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन 2022। अब इसके आयोजन की बात करते हैं, आयोजन कहाँ हुआ है? तो आयोजन की हम बात करते हैं तो ये कहाँ हुआ है? नेपाल में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन नेपाल में हुआ है। ओके, अब यहाँ पर जीता किसने है? तो इसका आंसर है, जीता है किसने? बांग्लादेश ने जीता है। ठीक है, पिछले साल की अगर हम बात करते हैं तो पिछले 2021 की अगर हम बात करते हैं तो 2021 जो है ये भारत ने जीता था। किसने जीता था? 2021 में भारत ने जीता था, लेकिन 2018 में जो है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन जो है किसने जीता है? तो बांग्लादेश ने जीता। राइट, ये महिला चैंपियनशिप है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन महिला चैंपियनशिप। ओके, क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ब्रिक्स के बारे में बता देता हूं, BRICS, बी से हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा। ठीक है, ब्राजील। रा से हो जाएगा रूस। ठीक है, पुतिन साहब। आई से हो जाएगा इंडिया का मतलब मोदी जी। ठीक है, सी से हो जाएगा चीन, चीन से सी जिनपिंग। एस से हो जाएगा ये हो जाएगा रामाफोसा, मतलब साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका। ये 5 देशों का संगठन है, और 2010 तक जो है, यानी ये पहला जो है
अब देखो इसकी स्थापना वैसे 2006 में हुई थी, लेकिन इसका पहला जो सम्मेलन हुआ था वो 2008 में जाके हुआ था, ठीक है। तो और इसका पहला जो ब्रिक्स का पहला सम्मेलन हुआ था, पहला सम्मेलन अगर हुआ था, पहला सम्मेलन की बात करते हैं तो ये कहां पर हुआ था? पहला सम्मेलन रूस का एक शहर है एथेनबर्ग। क्या नाम है? एथेनबर्ग नाम, एथेन ऐसे लिखेंगे, एथेनबर्ग, ठीक है। यहां पर जो है 2008 में पहला सम्मेलन हुआ था। ओके, तो यहां पर हम देख लेते हैं ब्रिक्स का वर्ष 2023 में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन। अब हम 2022 की बात कर लेते हैं। 2022 के कहा हुआ था? तो 2022 में 14वां हुआ था, 14वां BRICS ब्रिक्स समिट, 14वां ब्रिक्स सम्मेलन, 14वां ब्रिक्स सम्मेलन 2022। और ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका, कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था आपका चीन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? चीन में हुआ था। तो जैसे नाम इनके चलते हैं वैसे ही इनका काम है। अब जब यहाँ पे 2022 हो गया तो साउथ अफ्रीका में 2023, यानी 2023 का कहाँ होगा? तो साउथ अफ्रीका में होगा, ठीक है, साउथ अफ्रीका। इसमें आंसर क्या है? दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कभी ये पूछ दिया जाए भारत में कब होगा जाके, अब भारत में कब होगा, या पिछले बार भारत में कब हुआ था? तो 2021 में भारत में हुआ था। कब हुआ था? 2021 में भारत में हुआ था। लेकिन अब आगे जाके कब होगा जाके? तो 2023 तो साउथ अफ्रीका हो गया, 2024 ब्राजील हो गया, 2025 जो है 2025 जो है रूस हो गया, 2026 यानी 2026 में कहा होगा? तो 2026 में कहा होगा? इंडिया में होगा, ठीक है, इंडिया में होगा, ठीक है। ओके, क्लियर है, राइट, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, और मैंने आपको बता दिया ये सारे 1000 क्वेश्चन की सीरीज है। इनको आप पढ़ लेंगे, आपका कल्याण हो जाएगा। कहीं नहीं जाना है यार, फर्जी में आप लोग टाइम मत वेस्ट करिए, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन, डुगोंग का मतलब यहाँ पे है समुद्री गाय। क्या है इसका मतलब? समुद्री गाय है, ठीक है, समुद्री गाय है। ओके, संकटाग्रस्त कैटेगरी में आता है ये। IUCN की आपने रेड लिस्ट सुनी होगी, उसमें 8 कैटेगरी होती है, तो उसी 8 कैटेगरी में ये संकटाग्रस्त कैटेगरी में आता है। तो रिजर्व किस राज्य में सूचित किया गया? तो पिछले क्लास में हमने बताया था किस राज्य में किया गया है? तमिलनाडु में। मन्नार की खाड़ी में जो है, मन्नार की खाड़ी में जो है इसको, यानी मन्नार पाक जो जल संधि है उसी के पास जो है इसको बनाया गया डुगोंग कंजर्वेशन। तो कहां पर हो जाएगा? तमिलनाडु में हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। आज के हमारे सारे क्वेश्चन हो गए हैं। ओके, अब हम लोग फिर से अपने या तो प्रैक्टिस सेशन में मिलेंगे या फिर हम इसी करंट अफेयर की सीरीज में आगे मिलेंगे, ठीक है। ओके, आप लोग हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए, कंटिन्यू रखिए हमारे सेशन को, शेयर करिए, लाइक करिए अपने दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा, उससे हमारा भी हौसला बढ़ता है, ठीक है। और आप लोग अब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे। जय हिंद।